फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज से हम करेंगे KVS की तैयारी। यानी कि हमें करनी है KVS की तैयारी, क्योंकि अब आ गया है हमारा यानी कि KVS का। आपको सबको पता है KVS के एग्ज़ाम की एक तरह से तैयारी करनी शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि अनुमान लगाया जा रहा है कब का। अनुमान लगाया जा रहा है मार्च के आसपास का KVS के एग्ज़ाम के लिए। अगर हम उसकी तैयारी नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे और हमें KVS के जॉब नहीं मिलेगी। यानी कि आपको चाहिए KVS की जॉब, और KVS की जॉब के लिए करनी पड़ेगी हमें तैयारी। ठीक है बच्चों, और किसी भी सिलेबस को उठाकर ले लीजिए, यानी कि KVS के सिलेबस को उठाकर देख लीजिए, आपको एक चीज़ मिलेगी, वो है साइकोलॉजी। यानी कि साइकोलॉजी आपको पढ़नी होगी, और साइकोलॉजी में भी ये वो साइकोलॉजी नहीं है जो आपने CTET या फिर किसी भी एग्ज़ाम में पढ़ी है अभी तक। यानी कि नॉर्मल साइकोलॉजी आपको अब नहीं मिलेगी, अब मिलेगी हाई लेवल की साइकोलॉजी। और हाई लेवल की साइकोलॉजी सीखने के लिए ही हम और आप मिलकर करेंगे क्या, तैयारी। ठीक है बच्चों, तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए आज से हम तैयारी शुरू करते हैं। और तैयारी शुरू करने से पहले हम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर चलेंगे, यानी कि मज़े में ही साइकोलॉजी को सीखा जा सकता है। अगर आप मज़े में साइकोलॉजी नहीं सीखते हैं तो यानी कि आपको होगी दिक्कत, और दिक्कत होगी तो KVS में सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा तो हमें जॉब नहीं मिलेगी, और जॉब नहीं मिलेगी तो फिर हमें 1 साल और तैयारी करनी पड़ेगी, और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारी एज ही ख़त्म हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम यानी कि हमें करना है, हमारा गोल क्या है, 90 दिन का। भले ही ज़्यादा दिन हो, हम मान के चलते हैं 90 दिन। और 90 दिन में हमें करना है पूरा साइकोलॉजी कवर। यानी कि साइकोलॉजी जब तक हमारा कवर नहीं होगा, और साइकोलॉजी जिस दिन कवर हो जाएगा उस दिन आपका KVS में जो आपके TGT, PGT, PRT, यानी कि PRT, TGT, PGT, इन सब में जो साइकोलॉजी आ रही है, किसी में 60 नंबर की आ रही है तो किसी में 40 नंबर की आ रही है। और ये 40 नंबर 60 नंबर आपके टीचिंग एग्ज़ाम में एक एक नंबर से आप मेरिट से रह जाते हैं, तो उन सबको ध्यान में रख कर ही आपको तैयारी करनी होगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक होता है साइकोलॉजी का, उसे देखेंगे। और आप परेशान न हो, साइकोलॉजी को हम एक तरह से, जिस तरह से खिचड़ी बनाते हैं ना, खिचड़ी में क्या करना होता है, आपको करना होता है थोड़ा सा चावल डालने होते हैं और दाल डालनी होती है। सबसे आसान कहा जाता है नॉर्मल खिचड़ी बनाना। भाई छोंक वोंक के खिचड़ी बनती है, यानी कि जो खिचड़ी बनती है जिसमें छोंक लगता है वो अलग खिचड़ी होती है। पर जो खिचड़ी नॉर्मल खिचड़ी होती है वो बनानी है हमें। इतना आसान बनाना, इतना आसान बनाना है जिससे आपका साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट सारे के सारे क्लियर हो जाए। और ये जो नोट्स हैं, यानी कि आज से जो क्लास 1 आपको मिलती जाएगी, ये आपको जहाँ मिलेंगी वहाँ से आपको PDF डाउनलोड कर लेना, और फ्री ऑफ, यानी कि फ्री में आप अपने पास सेव करते चले जाना, यानी कि आपको मिलते चले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम इसे कर लेते हैं साफ, इन सब चीज़ों को। देखिए, ये आपको अभी साफ करके बताते हैं। यहाँ से चलते हैं। पहले आपको पता होना चाहिए KVS के, आपका आपने फॉर्म भर लिया है, पेमेंट कर दिए, और आपका फॉर्म हो गया है लो। यानी कि आपने जो जिन जिन बच्चों ने करी है PGT, TGT और PRT, यानी कि इन तीनों में ही साइकोलॉजी का नामो निशान क्या होता है, साइकोलॉजी आपको देखने के लिए मिलेगी। जिसका मतलब होता है साइकोलॉजी से आपका क्या पढ़ने वाला है, पाला पढ़ने वाला है। और साइकोलॉजी में भी हमें कौन सी साइकोलॉजी पढ़नी है, यानी कि हमें कौन सी साइकोलॉजी पढ़नी है, एजुकेशन साइकोलॉजी। और एजुकेशन साइकोलॉजी में आपको क्या पढ़ना है, एक तरह से पेडागोजी पढ़नी है, टीचिंग की। जो आपका टीचिंग से रिलेटेड जो टॉपिक आ रहे हैं, टीचिंग एंड लीडरशिप
का जो टॉपिक है वो है साइकोलॉजी से रिलेटेड। किसी में क्या है, देखिए, किसी में आपको मिलेगा 40 नंबर का, किसी में मिलेगा 60 नंबर का। तो इन दोनों चीज़ों को लेकर ही हम चल रहे हैं। टीजीटी और पीजीटी में जो सिलेबस है उसको आसान बनाने के लिए ही हमें क्या लेके चलना है, साइकोलॉजी। भाई ये मत समझना आप मैं इंग्लिश में लिखूँगा या हिंदी में लिखूँगा, मैं मर्ज करके लिखूँगा, क्योंकि मर्ज करने से भाई कोई भी फुली इंग्लिश में नहीं पढ़ सकता और कोई भी फुली हिंदी में नहीं पढ़ सकता। तो आपको मर्ज करके बढ़ाना है जिससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आम बोलचाल की भाषा में पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा। भाई ये थोड़ी कि आप भी स्टूडेंट हो, स्टूडेंट से टीचर बनोगे। टीचर से इस तरह के कॉन्सेप्ट में जब हम चलते हैं तो हमने साइकोलॉजी पढ़ी हुई है, ठीक है। पहली बात तो ये डर निकाल दीजिए आपने साइकोलॉजी। नेक्स्ट पेज देखते हैं। साइकोलॉजी क्या है, देखिए, जिसे हम कहते हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का हिंदी अनुवाद क्या है, यानी कि हिंदी अनुवाद है हमारा मनोविज्ञान, यानी कि मनोविज्ञान। और मनोविज्ञान हमने कहाँ पढ़ा है, हमने पढ़ा है बीएड में, डीएलएड में, और बहुत से बच्चों ने एमएड करी होगी, एमएड में, या फिर एमए एजुकेशन करी होगी, तो उसमें पढ़ा है साइकोलॉजी, ठीक है। अब साइकोलॉजी में हमने उसमें से कौन सा पार्ट पढ़ा है, साइकोलॉजी के बहुत सारे पार्ट होते हैं, वो आगे चल के देखेंगे। हमने सिर्फ एक पार्ट पढ़ा है, वो है एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी, ठीक है। एजुकेशन साइकोलॉजी, ठीक है, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ा है हमने। बहुत सारी तरह की साइकोलॉजी होती है और उसमें से हमने पढ़ा है शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान का जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ा है हमने कहाँ पर, बीएड में, डीएड में, एमएड में, या एमए एजुकेशन में, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि आपने साइकोलॉजी को कहाँ पढ़ा है। अब आती है बात साइकोलॉजी को दोहराने वाली, यानी कि हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें करना है उसी साइकोलॉजी को जो हमने बीएड एमएड में, चाहे आपने क्वेश्चन बैंक से पढ़ कर दिए हो, यानी क्वेश्चन आंसर पढ़ कर दिए हो, या किसी ने भारी भरकम बुक पढ़ के दी हो, या रिफ्रेशर बुक पढ़ के दिए हो, यानी कि जो भी आपने पढ़ के दिया है वहाँ पर एग्ज़ाम पास कर लिए, तब आप इन सब एग्ज़ामों के लिए देने के लिए बैठे हो। आपका सीटेट भी पास है, सीटेट में भी आपने साइकोलॉजी पढ़ी है, और वहाँ पर आपको कहते हैं, यानी कि सीडीपी का नाम देते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, यानी कि आपको पढ़ना है चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होता है, ठीक है। अब चलते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम। यहाँ से हम शुरू करेंगे मनोविज्ञान, यानी कि मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान को आपको समझना होगा मनोविज्ञान के बिना, यानी कि थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट, जैसे कि आप अगर थोड़ा थोड़ा खाओगे तो स्वस्थ रहोगे, अगर एक ही साथ सारा खाने की सोचोगे तो पेट में दर्द हो जाएगा, और पेट में दर्द हुआ तो आपको क्या खाना पड़ेगा, हिंगोली। हिंगोली खाओगे तो फिर वही, या फिर दवाई खाओ अच्छी सी। तो धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। आज से हम जो पहली क्लास है हमारी, वो उसमें हम पढ़ेंगे कि साइकोलॉजी आया कहाँ से, और साइकोलॉजी के बाद हमें पढ़ना है फिर एजुकेशन साइकोलॉजी। तो सबसे पहले आता है साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट। भाई देखो, साइकोलॉजी का मतलब ये है, यानी कि मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, मनोविज्ञान किसे कहते हैं, मन का विज्ञान, यानी कि मनोविज्ञान क्या है, मन का विज्ञान। अब मनोविज्ञान का है मन का विज्ञान, मन का विज्ञान। अब मनोविज्ञान हो गया मन का विज्ञान। अब मनोविज्ञान जो है वो हम सारी जगह पढ़ते रहते हैं, मन का विज्ञान, मन का विज्ञान, मन का विज्ञान। भाई मन का विज्ञान आया कहाँ से, क्यों आया, किस लिए आया, ये भी सब कॉन्सेप्ट होते हैं। भाई आपको अगर टीचर ने पढ़ाया है, बीएड में टीचर ने पढ़ाया, तो आपने सुना होगा कि जैसे पीएचडी, आपने सुना है पीएचडी, ठीक है। पीएचडी है, पीएचडी का मतलब होता है डॉक्टरेट एंड फिलोसफी, यानी डॉक्टरेट इन फिलोसफी, इन आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स।
तो उससे पहले कहा जाता था कि मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी से ही सभी विषय निकले हुए हैं, यानी कि सभी विषय जो हैं वो किससे निकले हैं? मनोविज्ञान से, यानी मनोविज्ञान से सभी विषय निकले हुए पहले कहा जाता था। पर जिस तरह से अध्ययन हुआ और समझा गया, तो आखिरी में कहा गया कि मनोविज्ञान से नहीं, दर्शन से सारे विषय निकले हुए। और दर्शन को से जब सारे विषय निकले, तो तभी से पीएचडी की जो फुल फॉर्म है उसको आज आप समझ लीजिए, वहीं से ये कॉन्सेप्ट आया है, डॉक्टरेट इन फिलॉसफी। यानी कि फिलॉसफी मतलब दर्शन, दर्शन के नज़रिए से ही सबको देखा जाता है। चलिए तो आगे समझते हैं, आगे क्या कह रहा है। आपने समझ लिया कि मनोविज्ञान क्या है, मन का विज्ञान, यानी कि मन को अध्ययन करने वाला विज्ञान और मन मस्तिष्क का सारा व्यवहार को, यानी कि चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। आगे है इसका कॉन्सेप्ट जो समझेंगे आप, उसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि मन का विज्ञान क्यों है। चलिए इसमें देखिए, मन का विज्ञान का मतलब ये है मन मस्तिष्क से सारे व्यवहार निर्देशित होते हैं। क्या होते हैं? निर्देशित होते हैं। भाई निर्देशित होते हैं तभी उसे कहा जाता है मनोविज्ञान को मन का विज्ञान। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ से ही सारे हमारे शरीर के व्यवहारों का निर्देशन होता है, यानी कि मन मस्तिष्क के सारे व्यवहारों को निर्देशित किया जाता है, इसलिए कहा जाता है इसे मन का विज्ञान। भाई छोटी छोटी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, तभी आप कॉन्सेप्ट को, भारी भरकम कॉन्सेप्ट को, जैसे कि आपको राम लिखने के लिए, यानी कि राम लिखने के लिए पहले क्या पढ़ना पड़ा? ABCD पढ़नी पड़ी। और इसी तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा साइकोलॉजी। अगर साइकोलॉजी आप नहीं पढ़ोगे तो आपको आएगी दिक्कत। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। फिर आता है आपको कि साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो ये समझ गया आपका मनोविज्ञान, यानी कि मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान है व्यवहार का अध्ययन करने वाला। क्या है? अध्ययन करने वाला है। ठीक है, अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो मनोविज्ञान क्या हो गया? अध्ययन करने वाला। आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान है अध्ययन करने वाला, व्यवहार को अध्ययन करने वाला विज्ञान। अब उसको शब्दों में, यानी कि साइकोलॉजी, मनोविज्ञान जो है, मनोविज्ञान को दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी कि मनोविज्ञान को क्या कहते हैं इंग्लिश में? साइकोलॉजी, यानी कि साइको प्लस लॉजी। तो साइकोलॉजी किस शब्द से बनकर बना है? साइको। इस चीज़ का ध्यान रखना, एक क्वेश्चन पूछा गया है तो इसलिए आप इसको ध्यान में रख के चलना। तो साइकोलॉजी का मतलब क्या होगा? साइको प्लस लॉजी। ठीक है, और इसका अर्थ क्या? आत्मा का अध्ययन। यानी कि अब तक तो हम कह रहे थे मन का विज्ञान, फिर आ गया आत्मा का अध्ययन। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, यानी कि आत्मा का अध्ययन से बना है। ठीक है, साइकोलॉजी का मतलब क्या है? आत्मा का अध्ययन। भाई जब आपने मन का विज्ञान पढ़ लिया, मनोविज्ञान का मतलब होता है मन का विज्ञान, मन मस्तिष्क का विज्ञान, सारे व्यवहार का निर्देशन। तो हमारी आत्मा यानी कि सोल जो है उसका अध्ययन एक तरह से क्या कहलाता है? साइको प्लस लॉजी का मतलब होता है आत्मा का अध्ययन। ठीक है, यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। फिर आती है बात किस चीज़ की, कि साइकोलॉजी क्यों पढ़े। साइकोलॉजी क्यों पढ़ी जाती है? साइकोलॉजी आपको पता ही है कि इससे मन की, यानी कि मनोविज्ञान के द्वारा व्यक्ति के मनोविज्ञान, लोगों की आवश्यकताओं को समझने में आवश्यक होती है, अवलोकन करने में आवश्यक होती है, और व्यवहार का अध्ययन करने में आवश्यक होती है। भाई आपसे कॉन्सेप्ट है टीचर के लिए साइकोलॉजी क्यों इम्पोर्टेंट है, यानी कि टीचर के लिए साइकोलॉजी क्यों इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है कि टीचर के लिए साइकोलॉजी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वह बच्चों के व्यवहार
का, उसकी बॉडी लैंग्वेज का, यानी कि बॉडी पूरी उसकी अध्ययन कर सकता है। एक तरह से सारी चीज़ों का अध्ययन करने के लिए हमें साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या कॉन्सेप्ट कह रहा है। देखिए एक चीज़ और देखिए, साइकोलॉजी में शारीरिक और मानसिक क्रियाओं का व्यवहार के रूप में होती है। ठीक है, इसी कारण व्यवहार को व्यवस्थित करने के लिए मनोविज्ञान में व्यापक कारक भी होते हैं, यानी कि कारक जो होते हैं उसमें होता है। फिर कारक में कौन कौन से आती है, उसके आते हैं शारीरिक कारण, संज्ञानात्मक कारण और भावात्मक कारण और सामाजिक और वातावरणीय कारण, यानी कि चलिए आगे इसी नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं हम यहाँ पे समझने के लिए। मनोविज्ञान के मनोवैज्ञानिक को ने, यानी कि एक तरह से मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा है, सीधे सीधे मनोवैज्ञानिक को छोड़ दीजिए, हम चलते हैं सीधे मनोवैज्ञानिक कारण ही लेके चलते हैं। तो इसलिए लिखते हैं, देखिए मनोविज्ञान के 4 व्यापक कारकों कौन से हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब कौन से कारक हैं, वो है सबसे पहला है शारीरिक कारक, दूसरा क्या है संज्ञानात्मक कारक, यानी कि संज्ञानात्मक कारक का मतलब होता है जिसमें आपके कार्य के समाधान करने का, नए व्यवहार को समझने का, एक दूसरे से संप्रेषण करने का, ये जब चीज़ें आती हैं तो वो होता है संज्ञानात्मक कारक। ठीक है, संज्ञानात्मक कारक। फिर आता है हमारा भावनात्मक कारक, यानी कि भावनात्मक कारक, टेंशन मत लीजिए, आपको एक एक चीज़ें मैं खोल के समझाऊंगा तो क्या होती हैं कारक। और इसके बाद कौन सा कारक आता है, सामाजिक और वातावरणीय कारक। देखिए वातावरणीय कारक, ये जो कारक है ये आपको समझ में आ गए, यानी कि कौन कौन से कारक हैं। मनोवैज्ञानिक के व्यवहार के 4 कारक होते हैं, शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक और वातावरणीय। ठीक है, ये 4 कारक है। अब लेके चलते हैं हम एक एक कारक, यानी कि कौन कौन सा। पहला कारक क्या हो गया हमारा, पहला कारक है हमारा शारीरिक कारक, यानी कि शारीरिक कारक। चलिए शारीरिक कारक लेके चलते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, कलर देखिए यहाँ से कलर चेंज हो जाएगा, हाँ हो गया कलर चेंज। चलिए अब शारीरिक कारक में कौन कौन से कारक होंगे, आप खुद ही सोचिए। शारीरिक कारक में क्या होगा, जैसे कि शरीर का आकार। ठीक है, सबसे पहला जो कारक है शरीर का आकार, फिर होगा लिंग, फिर है रंग, फिर है जन्म जात, यानी कि जन्म जात जो गुण होते हैं वो, फिर आता है पैतृक विशेषता, यानी कि पैतृक विशेषता जो आपको पता ही है कौन कौन सी होती है, जो पितृ यानी कि हमारे माता पिता, यानी कि हमें वंशानुगत जो मिलती हैं, ये सारे आते हैं हमारे किस में, व्यवहार के शारीरिक कारक में। ठीक है, व्यापक जो कारक हैं आपको देखिए, इस चीज़ को समझिए। शारीरिक कारक में आपको कौन कौन से मिले, शरीर का आकार, लिंग, रंग, जन्म जातीय गुण, पितरात्मक यानी कि पितरात्मक विशेषताएं, ये आपको मिल गया। व्यवहार को शारीरिक व भौतिक पक्षों में शामिल करता है। ठीक है, इसके बाद क्या आता है हमारा, आता है फिर हमारा, चलते हैं हम नेक्स्ट पे, वो है क्या, संज्ञानात्मक, यानी कि संज्ञानात्मक कारक। और संज्ञानात्मक जब कारक आएगा तो संज्ञानात्मक कारक में भी
संज्ञानात्मक कारक में क्या है, ये क्रियाकलाप कारक पूछने में, समस्याओं का समाधान करने में, नए व्यवहारों को समझने में और एक दूसरे संप्रेषण करने से सहायक होता है। यानी कि आपका क्या हो जाएगा, देखिए सीधे सीधे आपको लिख के भी हम समझा देते हैं। क्रियात्मक जो होता है, क्रियाकलापों को कारक यानी कि कारण पूछने में, ठीक है, समस्या का समाधान करने में, का समाधान करने में और नए व्यवहारों को समझने में, ठीक है, और एक दूसरे से क्या, अभी आपको बताया, संप्रेषण, यानी एक दूसरे से संप्रेषण करने में सहायक होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखें। देखिए, शारीरिक कारक हो गए, संज्ञानात्मक कारक हो गए, और संज्ञानात्मक कारक में भी आपको क्या है, इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं, ये दो चीज़ें। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा क्या है, भावनात्मक कारक। जो आपको पता ही है, भावनात्मक कारक क्या में कौन कौन से आ जाएंगे, भावनात्मक कारक, यानी कि भावनात्मक, देखिए भावनात्मक कारक में आपको भावना से जुड़े हुए जो भी कारक होते हैं वो आ जाएंगे, जैसे गुस्सा हो गया, डर हो गया, और कौन सा कारक हो, प्रेम हो गया। जैसे भावना से जिसके महसूस कर सके और उस स्थिति को भावनात्मक कारक है। जैसे आपको भाई गुस्सा आता है, डर हो लगता है, प्रेम होता है, फिर आपको इमोशनली जो जितनी भी भावना से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो सब आ जाएंगी भावनात्मक कार्य में। फिर आता है क्या हमारा, नेक्स्ट आता है सामाजिक, यानी कि सामाजिक, देखिए पेन कलर को चेंज कर लेते हैं हम, सामाजिक, सामाजिक और वातावरणीय कारक, यानी कि वातावरणीय कारक। ठीक है, अब ये हो गए हमारे सामाजिक और वातावरणीय कारक। भाई सामाजिक और वातावरणीय कारक में कौन कौन से आएंगे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सामाजिक और वातावरणीय कारण में इसमें हमारे व्यवहारों को बनाते हैं। जैसे कि हमारा समाज में रहते कैसे हैं, हमारे परिवार के माहौल कैसा है, हमारा बाहर के प्रति माहौल कैसा है, सामाजिक में यानी कि समाज में हम कैसे रहते हैं। तो जितने भी उसमें, जैसे कि हमारा, चलिए घर जो है उसमें हम कैसे रहते हैं, घर में घर का व्यवहार, समाज का व्यवहार, ठीक है, मानव का व्यवहार, यानी कि इसमें सारे आपके आस पड़ोस के सामाजिक गुण जितने भी होते हैं वो सारे चीज़ें आती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो चीज़ें आपको समझनी है, और ये आके केवीएस के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जब आप समझोगे तभी आप इन सब चीज़ों को कर पाओगे। तो चलिए आगे का टॉपिक देखते हैं, आगे का क्या कह रहा है। अब आते हैं सीधे सीधे हम कि साइकोलॉजी में, यानी कि मनोविज्ञान के जो चरण हैं वो क्या है, मनोविज्ञान, मनोविज्ञान। अब मनोविज्ञान में कितने सारे विज्ञान हैं जुड़े हुए, आपको पता ही होगा, मनोविज्ञान में बहुत सारे विज्ञान होते हैं। सबसे पहला क्या आता है हमारा, सामाजिक मनोविज्ञान। भाई सामाजिक मनोविज्ञान को अभी हमने पढ़ा है, सामाजिक में यानी समाज से जुड़े हुए जितने भी मनोविज्ञान के कारण होते हैं वो आते हैं सामाजिक मनोविज्ञान में। ठीक है, फिर आता है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, यानी कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान क्या होता है, जिसमें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान से जुड़े हुए कार्य इंक्लूडिंग होते हैं। यानी कि मनोविज्ञान की जो शाखाएं हैं, यानी कि मनोविज्ञान का क्या पढ़ रहे हैं हम,
आपको पता होना चाहिए मनोविज्ञान के जो शाखाएं वो पढ़ रहे हैं, यानी कि मनोविज्ञान की प्रमुख शाखाएं जो होती हैं वो पढ़ रहे हैं, शाखाओं के बारे में, शाखा, ठीक है, यानी शाखाओं के बारे में। तो आगे क्या है, फिर आप देखिए मनोविज्ञान कहाँ यूज होता है, और मनोविश्लेषणात्मक में यूज होता है, यानी कि मनोविश्लेषणात्मक, देखिए विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है नैदानिक परामर्श मनोविज्ञान, यानी कि नैदानिक परामर्श मनोविज्ञान होगा। देखिए आपको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पे मैं फोकस करूँगा, वो है अभी आपको मनोविज्ञान की शाखा जरूर पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि आपको जब तक आप इन सब चीज़ों से पाला नहीं पड़ोगे तब तक आप ये सोचोगे बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। अभी तक आपको हार्ड ही लगेगा जब तक आप इसको चीज़ों को, कॉन्सेप्टों को समझोगे नहीं, ठीक है। ये हो गया। फिर आ गया कौन सा, औद्योगिक यानी कि संगठन, हमारा संगठन आत्मक, यानी कि संगठनात्मक मनोविज्ञान। छठा नंबर पे कौन है, विकासात्मक, विकास आत्मक मनोविज्ञान, ठीक है। नेक्स्ट पेज लेके चलते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या है, देखिए कहाँ तक पढ़ा दिया आपको मैंने, विकासात्मक। अब आता है 7वें नंबर पे, चलते हैं 7वें नंबर पर। विकासात्मक के बाद आता है शैक्षिक मनोविज्ञान, जो कि हमारे किसके लिए, हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें अंडरलाइन कर लिए हमने। आगे देखते हैं फिर कौन सा आता है, व्यवहार, यानी कि व्यक्तिगत, जिसमें हमने क्या पढ़ा, शैक्षिक मनोविज्ञान से पहले हमने पढ़ा मनोविज्ञान, और मनोविज्ञान में क्या पढ़ा हमने, मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, ठीक है। फिर आता है व्यक्तित्व मनोविज्ञान, और उसके बाद क्या आता है, स्वास्थ्य ये मनोविज्ञान। अब आपको जो इतने सारे आपने मनोविज्ञान मनोविज्ञान पढ़े, तो आपको ये समझ में आया कि जो मनोविज्ञान की शाखा है, तो इतनी सारी जो शाखा है वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होगी। तो हमें क्या पढ़ना है, हमें सिर्फ पढ़ना है ये वाला कॉन्सेप्ट, यानी कि हमें इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ एक मतलब है एजुकेशन, यानी कि शैक्षिक मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी, और शैक्षिक मनोविज्ञान को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ तक का जो आपको कॉन्सेप्ट है ये समझना इम्पोर्टेंट है। धीरे धीरे अभी हमारे पास बहुत टाइम है, तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो हमें चाहिए 60 में से या फिर 40 में से हमें चाहिए पूरे के पूरे नंबर, और पूरे के पूरे नंबर तभी मिल सकते हैं जब आप कॉन्सेप्ट का एक एक पार्ट को समझ पाएँ। यानी कि अगर कॉन्सेप्ट आपको एक एक पार्ट को नहीं समझेंगे तब आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे आपको KVS NVS की इस तरह की वीडियो मिलती रहे। और KVS NVS की जब हम तैयारी करनी शुरू कर दिए तो अब हम करेंगे लग कर तैयारी, जिससे आपको एक बेहतर मुकाम मिल सके, ठीक है बच्चों। थैंक यू।